नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तथा साथ के साथ अपन व्याख्या भी देखेंगे प्रत्येक प्रश्न की, ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अपनी परीक्षा की दृष्टि से वो भी कवर हो जाए। तो आज की इस कक्षा का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, बागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है। तो बागड़ सेवा मंदिर से कौन व्यक्ति संबंधित है, इसके संबंध में आपको जानकारी देनी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भोगीलाल पांड्या, जिन्हें अपन बागड़ का गांधी भी कहते हैं। इन्हीं का संबंध बागड़ सेवा मंदिर से है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी डूंगरपुर में। इसके जो संस्थापक हैं वो भोगीलाल पांड्या हैं दोस्तों। भोगीलाल पांड्या का जन्म डूंगरपुर के सीमलवाड़ा गांव में हुआ था। जो भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ है ये भी डूंगरपुर में ही हुआ है, सीमलवाड़ा गांव में। इनकी मृत्यु जयपुर में हुई है। भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बागड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। बागड़ की जगह आपको एक और शब्द मिल सकता है वागड़, तो कंफ्यूज मत होना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बागड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, जिन्होंने वर्ष 1917 ईस्वी में डूंगरपुर में बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। तो ये बार बार रिपीट होता है प्रश्न। तो चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़ के राव शासक मालदेव। मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए दोस्तों। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल शासक बाबर एवं राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी मारवाड़ के शासक राव गांगा का पुत्र मालदेव था। राव मालदेव के संबंध में कुछ जानकारी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो राव मालदेव हैं ये मारवाड़ के शासक थे, यानी कि जोधपुर के शासक थे। इन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या कर दी थी, अतः इन्हें मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है तथा राजपूताने के इतिहास में इसे अस्मत वाला शासक एवं पुरुषार्थी राजकुमार कहते हैं। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है कि अस्मत वाला राजा कौन कहलाता है, तो राव मालदेव कहलाता है। तो ये सभी बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं व्याख्या के माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आबू, अजमेर, बेराट, जोधपुर। तो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित जो स्थल हैं दोस्तों अपने राजस्थान में वो बेराट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, जिसे वर्तमान में विराट नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। तो चैत्र माह में जो गणगौर पूजन किया जाता है उसकी तिथि क्या है, इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्ल पक्ष तृतीया को। शुक्ल पक्ष तृतीया को चैत्र माह में गणगौर मनाई जाती है दोस्तों। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए। यह त्यौहार पार्वती के गोने का सूचक है। इस दिन कुंवारी कन्याएं तथा सुहागिन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती हैं तथा अपने राजस्थान में जो गणगौर प्रसिद्ध हैं दोस्तों वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जयपुर का गणगौर मेला प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन जयपुर में गणगौर मेला लगता है, अतः आप कह सकते हो जो गणगौर प्रसिद्ध है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ये प्रश्न बार बार अपने राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है। तो गणगौर पूजन चैत्र माह में शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर है। तो सास बहू का मंदिर अपने राजस्थान के कौन से जिले में है, तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए। उदयपुर जिले के नागदा गांव में स्थित मंदिर में मूलतः भगवान विष्णु की 1000 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित की गई है। इसी कारण इस मंदिर को सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहा जाने लगा तथा धीरे धीरे इसे सास बहू का मंदिर कहने लगे। तो सास बहू का मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है जो कि नागदा गांव उदयपुर जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के बीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो अपने राजस्थान का जो बीनमाल क्षेत्र है इसमें कौन सा चीनी यात्री आया था, उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनसांग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न के आप वाक्य देखिए ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से वो आपके क्लियर हो जाए। जो बीनमाल क्षेत्र है दोस्तों, ये जालौर जिले का क्षेत्र है। तो बीनमाल में आने वाला चीनी यात्री हेनसांग था। जो हेनसांग है दोस्तों, इन्होंने माँ कवि माघ, जिनका संबंध बीनमाल से ही है, की प्रशंसा की है तथा उन्हें उनकी महाभारत कालीन रचना शिशुपाल वध को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो एक और बिंदु ये क्लियर हो जाता है आपका कि जो रचना है दोस्तों शिशुपाल वध, ये कवि माघ की है तथा कवि माघ का संबंध जालौर जिले के बीनमाल क्षेत्र से है। इसका प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। हेनसांग जिस शासक के समय भारत में आया था उसका नाम है दोस्तों हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत में आया था तथा हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि किस यात्री को तीर्थ यात्रियों अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। हेनसांग को नीति का पंडित भी कहते हैं। तो ये सभी बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। 4 नृत्यों के नाम दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो ग्रास्य जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा वालर। ग्रास्य जनजाति के 2 प्रसिद्ध नृत्य हैं दोस्तों, एक तो हो गया वालर और एक और है लूर। इनका प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वालर और लूर ये दोनों ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं। इस प्रश्न की आप वाक्य देखिए ताकि जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं ग्रास्य जनजाति से वो आपके क्लियर हो जाए। राजस्थान में ग्रास्य जनजाति एक आदिवासी जाति है और ये जाति राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान रखती है। तो तीसरे नंबर की ये जनजाति है अपने राजस्थान में। ग्रास्य जाति के लोग वालर नृत्य को प्राथमिकता देते हैं। ये नृत्य करते समय किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे भी एग्जाम में घुमा के प्रश्न पूछा हुआ है कि ग्रासियों का कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वालर। वालर नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रास्य जाति के लोग सफेद रंग के पशु को पवित्र मानते हैं। इस जाति में अनाज भंडारण के लिए कोठी होती है जिसे सोहरी कहते हैं। ये जाति सर्वाधिक उदयपुर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। तो इनका क्षेत्र आपसे पूछ ले कि ग्रास्य जनजाति अपने राजस्थान के कौन कौन से जिलों में निवास करती हैं? तो मुख्यतः ये उदयपुर और सिरोही जिलों में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पगड़ी की रस्म, उठावना, बाल मुंडवाना, जुआजुई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जुआजुई। राजस्थान में जुआजुई एक खेल है दोस्तों जिसमें नवविवाहित जोड़ों को फेरों के बाद प्राय बुआ, भाभी और मौसी द्वारा खिलाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो तीनों रस्म है, पगड़ी की रस्म, उठावना तथा बाल मुंडवाना, ये सभी मृत्यु से संबंधित प्रथाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है। तो अपने राजस्थान में जो निम्बार्क संप्रदाय है दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ स्थित है जो कि अजमेर जिले में स्थित है, सलेमाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रश्न की आप वाक्य देखिए दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर जिले में स्थित है। इस संप्रदाय के संस्थापक संत निम्बार्काचार्य थे। इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय अथवा अंश संप्रदाय आदि के नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, हुडा किस रियासत में स्थित है? तो हुडा मेवाड़ रियासत में स्थित है। इस प्रश्न की आप वाक्य देखिए। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, ये सन जरूर ध्यान में रखिएगा कि 1734 ईस्वी को
हुरडा सम्मेलन होता है शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में। उस समय चूंकि ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, तो हुरडा नामक स्थान है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहां पर जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ये सम्मेलन बुलवाया गया था। इस सम्मेलन अथवा आप कह सकते हो अधिवेशन का मूल उद्देश्य मराठा एवं पिंडारियों से मुक्ति प्राप्त करना था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदयपुर के महाराजा जगत सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो 1734 ईस्वी में हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ था, जो कि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बुलवाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उदयपुर के शासक थे दोस्तों महाराजा जगत सिंह, इनके द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो काफी अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 25 मार्च 1948 ये राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था। इसे अपन राजस्थान संघ अथवा पूर्व राजस्थान संघ की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि आगे चलकर अभी राजस्थान संघ का निर्माण होता है। तो इस चरण में जो राज प्रमुख बने थे वो कोटा के महाराव बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखिए। 25 मार्च 1948 ईस्वी को पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह थे, जबकि प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों गोकुल लाल आसवा। इस चरण में कुल 9 रियासतें मिलाई गई थी। तो ध्यान में रखिएगा, पूर्व राजस्थान संघ जिसका गठन 25 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था, इसके राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह थे, जबकि प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है गोगाजी, दूसरा ऑप्शन है तेजाजी, तीसरा ऑप्शन है बाबूजी, चौथा ऑप्शन है उक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त तीनों लोक देवता ने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। अब पीतल किन्हें कहा जाता है? जो बीकानेर के कवि हैं दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़, उन्हें ही पीतल की संज्ञा दी गई है। तो इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है गंगा लहरी, ते भी इनके द्वारा लिखा गया था डिंगल भाषा में। दूसरा है बेली कृष्ण रुक्मिणीरी, ते भी इनके द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा बी। इस प्रश्न की आप व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। बीकानेर के शासक राव कल्याण सिंह के पुत्र राव पृथ्वीराज राठौड़ सम्राट अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने डिंगल भाषा में बेली कृष्ण रुक्मिणीरी नामक रचना लिखी थी। इस रचना को डिंगल शैली का महाकाव्य एवं श्रृंगार रस का 5वां वेद कहा जाता है। तो जो वेली कृष्ण रुक्मिणीरी नामक रचना है, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, इसको 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? तो भरतपुर शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेराब खां। अगर मेराब खां ऑप्शन में नहीं हो तथा एक नाम हो जे दयाल, तब आप सही करके आओगे जे दयाल, जे दयाल, क्योंकि मेराब खां तथा जे दयाल ये दोनों संयुक्त रूप से कोटा विद्रोह के नेता थे। इस प्रश्न की आप व्याख्या देख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे, जिन्हें बंदी बनाने का कार्य जे दयाल व मेराब खां द्वारा किया गया था, जिसे कालांतर में फांसी दी गई। यानी कि इन दोनों को फांसी दी गई थी बाद में। कोटा की जनता ने कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम था मेजर बर्टन
की गर्दन काटकर भाले पर लगाकर पूरे शहर में घुमाया। यानी कि जो मेजर बटन है इसकी हत्या कोटा की जनता के द्वारा इस समय कर दी गई थी तथा इसकी गर्दन को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। तो ये नाम काफी महत्वपूर्ण है। इसका भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में जो विद्रोह हुआ था उस समय वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आप बताओ कि मेजर बटन, जिसकी हत्या वहाँ की जनता के द्वारा कर दी गई थी तथा सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों तबीजी अजमेर जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में स्थित है जो कि अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। जैसलमेर के बाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं वह है। तो वह है दोस्तों आवड़ माता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देख लीजिए। जैसलमेर के बाटी शासकों की जो कुलदेवी हैं दोस्तों वो आवड़ माता है, जबकि जैसलमेर दुर्ग में हिंगलाज माता का ऐतिहासिक मंदिर है दोस्तों तथा जो हिंगलाज माता है ये बाटी शासकों की आराध्य देवी है। तो आराध्य देवी तो है हिंगलाज माता जिनका मंदिर जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है तथा जो बाटी शासकों की कुलदेवी है वो आवड़ माता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई माधोपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दोस्तों विजय सिंह पथिक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? यहाँ पर इनका संक्षिप्त नाम दे रखा था, मैंने आपको पूरा नाम पढ़ के बताया है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में वर्धा मुंबई में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को खातोली के युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। उन दो सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। तो उनका नाम है राजा मान सिंह तथा कोका अजीज। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद गिरी का भगत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। राज्य का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग है। तो वह है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न की आप व्याख्या देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कौन सी फसलें हो जाएगी? पहली प्रकार की फसल हो जाएगी खरीफ की फसलें, दूसरे प्रकार की फसलें हो जाएगी रबी की फसलें तथा तीसरी प्रकार की फसलें हो जाएगी जायद की फसलें। तो इस संपूर्ण व्याख्या को आप जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सभी चीजें मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो आपका ये जो वीडियो है ये काफी लंबा हो जाएगा, अतः आप वीडियो को पॉज कर
अच्छे से इस व्याख्या को रीड कर सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। जिस झील का संबंध जयपुर जिले से है वह है, तो जयपुर जिले से संबंधित झील है दोस्तों रामगढ़, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य झीलों के नाम दिए गए हैं उनके संबंध में आप जानकारी रखिएगा। सिलेसेड जो झील है ये अलवर जिले में स्थित है दोस्तों। कोलायत जो झील है दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है, तथा कायलाना जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा चूड़ा को, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जो राणा चूड़ा था दोस्तों ये राणा लागा का बड़ा पुत्र था। इसे राजस्थान का भीष्म पितामह अथवा मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इस व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां ऊंट की बलि दी जाती थी और आज भी दी जाती है वो कौन सी रियासत है, तो वह है दोस्तों टोंक रियासत, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों गेहूं उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहरिया जनजाति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया, तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कौन से जिले में मिलती हैं, तो बाड़मेर जिले में मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। नेजा नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है, तो नेजा नृत्य जो कि आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, मुख्यतः यह भील जनजाति में अधिक प्रचलन में है। तो नेजा नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, तो होली के अवसर पर किया जाता है, तो काफी अच्छा यह प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मा जी का एक मंदिर तो पुष्कर में स्थित है, तथा दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आसोतरा बाड़मेर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीर कल्लाजी राठौर, जिन्हें अपन 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वीर कल्लाजी राठौर। इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। राजस्थान में बिलों के द्वारा की जाने वाली भूमिगत कृषि कहलाती है, तो बिलों के द्वारा की जाने वाली जो भूमिगत कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है अपने राजस्थान में, तो चिमाता कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है, तो रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंगूरों की खेती क्या कहलाती है, विटिकल्चर कहलाती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पीसी कल्चर किसे कहते हैं, तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एपी कल्चर तो इसका संबंध मधुमक्खी पालन से है। फ्लोरिकल्चर तो इसका संबंध फूलों की कृषि से, इसकी व्याख्या आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए सबसे उपयुक्त एवं लाभदायक सिद्ध हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोटा संभाग के लिए। कोटा संभाग में सोयाबीन की खेती अच्छे से होती है।
कोटा संभाग को आप हाडोती क्षेत्र भी कह सकते हो। इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा इसके संबंध में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। नवीनतम पशु गणना 2012। तो यहां पर आप 2012 की जगह क्या कर लीजिए, 2019 कर लीजिए। तो नवीनतम पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने पशु पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 करोड़। ध्यान में रखिएगा, ये डाटा लिख लीजिएगा, 5 करोड़ 68 लाख इतने पशु अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। जो 2019 की पशु गणना है दोस्तों, ये 20वीं पशु गणना है, जिसका डाटा अभी हाल ही में जारी हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। तो महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध के बाद जिसे अपनी नई राजधानी बनाया था वह है दोस्तों चावंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये यहाँ पर व्याख्या दी गई है, इस व्याख्या को आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए तथा कोई अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपने नहीं पढ़ा है वह आपका कंप्लीट हो जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था, वे थे। तो किसने नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयंकर बताया था? तो वे थे दोस्तों महात्मा गांधी जी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। राजस्थान में जलमहलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डिग के जो जलमहल हैं इन्हें जलमहलों की नगरी कहा जाता है, जो कि भरतपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिग के जलमहल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। राजस्थान में खेड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झुंझुनू में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। बरसिंहसर नामक स्थान जहां पर कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है, ये कहाँ स्थित है? इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बरसिंहसर नामक जो स्थान है ये अपने राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कोयला आधारित परियोजना है, अर्थात आप कह सकते हो ताप विद्युत ग्रह है। अंतिम प्रश्न है आज की इस कक्षा का प्रश्न नंबर 50। राजस्थान में मृदा का अपरदन कितने प्रकार से होता है? तो अपने राजस्थान में जो मृदा का अपरदन होता है वो 3 प्रकार से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला प्रकार है परत अपरदन, जिसे क्षैतिज अपरदन भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है लंबवत अथवा अवनालिका अपरदन। तीसरा प्रकार है चादरी अपरदन, जिसमें चादर के माध्यम से मृदा का अपरदन होता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा थी दोस्तों। सभी विद्यार्थी अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे तथा सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तथा कितने गलत हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा थी, निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा जो अन्य महत्वपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। वही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं दोस्तों जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पिछले जो क्लासेज हैं उन्हें आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।